उन्होंने गोरों का बेवकूफ़ बना दिया। क्या हुआ कि आबिदी ने कहा कि वी हैव हिट अ रोड ब्लॉक, हम आगे पैसा कहाँ से लाएं, हाउ आर वी गोइंग टू गेट द मनी दैट अब्दुल कादिर खान वांट्स टू कंप्लीट द बॉम्ब। तो उसने कहा कि भाई ऐसा है कि ड्रग बिजनेस में जाते हैं क्योंकि इसमें पैसा बहुत है। कि वियतनाम वॉर का जो सारा किस्सा हुआ था उसमें अमेरिका की हार क्यों हुई, क्योंकि उनके जो जितने फौजी थे वो काफ़ी सारे एडिक्ट हो गए थे, हेरोइन के एडिक्ट हो गए थे। तो वो फजले हक ने कहा कि जो अमेरिकन सोल्जर्स एडिक्टेड हो गए थे 10 साल पहले वियतनाम में, तो व्हाट इज़ टू स्टॉप गेटिंग द सोवियत सोल्जर्स एडिक्टेड इन अफगानिस्तान। तो उसने कहा कि यार इस धंधे में चलते हैं। तो उसने आबिदी से बात की और आबिदी ने कहा कि ये बहुत बढ़िया है। उन दोनों ने एक कहा कि हम ये पाकिस्तान में सारा बॉम्ब बना रहा है ना, इसको वन वे और दी अदर इसको ख़त्म करना है। तो उन्होंने एक ये ऑपरेशन क्रिएट किया, ब्रास टैक्स, और उसमें उन्होंने ऑलमोस्ट पाकिस्तान को ओवररन करने वाले थे। तो सुंदर जी ने दिखा दिया कैपेबिलिटी कि भाई हम टू फ्रंट वॉर लड़ सकते हैं। उस समय डॉक्टर राजा रमन्ना जो इंडिया के एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन थे उस समय, उन्होंने कहा कि ये जो AQ खान है ना, ही इज़ अ फ्रॉड, ही डजंट हैव अ बॉम्ब। उसने कहा व्हाट रबिश, आई हैव द बॉम्ब, आई हैव इट एंड आई विल शो यू। तो वो सारा रिकॉर्ड हो गया और उसने पूरी पोल खोल दी अपने आप। दे हैव अ ड्रग कार्टेल टुडे दैट हैज न्यूक्लियर वेपन्स। So when there is a drug cartel which is nuclear armed, which has nuclear delivery system, and then has got jihadis, sleeper agents all over the world who could detonate a dirty bomb anywhere. CIA का एक सिंगल माइंडेड ऑब्जेक्टिव था कि सोवियत एम्पायर को कैसे ख़त्म किया जाए, और वो उस ऑब्जेक्टिव में जो पाकिस्तानी बॉम्ब बना रहे थे तो उन्हें बनने दो, जो ड्रग्स बनने उन्हें बनने दो, हम उसको बाद में देखेंगे। बिकॉज द पाकिस्तानीज फील दे आर सेकेंड टू नन। दे फील दे शुड बी गिवन अ सीट ऑन द सिक्योरिटी काउंसिल, दे आर द क्लेवरेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड। पर तभी तो आपके साला IMF पे बेल आउट हो रहा है क्योंकि आप तो अपनी इकोनॉमी संभाल नहीं सकते। ISI इज अ पार्ट ऑफ द पाकिस्तान आर्मी एंड द पाकिस्तान आर्मी हैज़ अ कंट्री and it is also a drug cartel. The Chinese actively encouraged, मेरी किताब में आप पढ़ लीजिए, actively encouraged the पाकिस्तानी न्यूक्लियर प्रोग्राम, और इन्होंने उनको बहुत मदद की। और इन्होंने फिर उनको कहा कि अब आप नॉर्थ कोरिया को ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दो। तो ब्रिटिश और अमेरिकन टीम लिबिया गई। जब वो वहाँ गए, मैं कह रहा हूँ, मैं ऐसा कहना नहीं चाहता लेकिन उनकी फट गई कि वहाँ पे एक अंडरग्राउंड सॉर्ट ऑफ लेबोरेटरी के अंदर में ये सारे सेंट्रीफ्यूज लगे हुए थे। उन्होंने कहा ये कहाँ से मिले हैं आपको, जो कि यूरेनियम इनरिच कर रहे थे। उन्होंने कहा हमने तो अब्दुल कादिर खान से लिए हैं। द अमेरिकन्स सेड दैट लुक वी हैव टू प्रॉप अप मुशर्रफ बिकॉज हमें इंतकाम लेना है। अभी तक किसी ने कॉन्टिनेंटल अमेरिका पे अटैक नहीं किया था। साला उसामा बिन लादेन वाज द ओनली पर्सन। इसको तो हमने ख़त्म करना ही करना है, और उसके लिए चाहे हमको डेविल के साथ में खाना भी खाना पड़े, इवन इफ यू हैव टू सप विद द डेविल वी विल डू इट। पाकिस्तान ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था 98 में, नहीं किया बिल्कुल था, बिल्कुल 1990 इन चाइना। फेयर वेदर फ्रेंड्स। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? नमस्ते, बहुत बढ़िया, थैंक यू। सर मैं आपकी पुस्तक पढ़ रहा था, द बॉम्ब, द बैंक, द मुल्लाज एंड द पॉपीज। मैं दिखा देता हूँ सबको। बहुत ही बेहतरीन पुस्तक मुझे लगी। जितनी भी आज तक पुस्तकें पढ़ी हैं उनमें से सबसे बेहतरीन पुस्तकों में से ये एक है। इस टॉपिक पे, इस इशू पे जो, और जिस तरीके से आपने हर कैरेक्टर को एक दूसरे से लिंक किया है अक्रॉस डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, मुझे नहीं लगता कि इस तरीके का रिसर्च मतलब इंडिया में बहुत लोगों ने किया होगा। थैंक यू। सो थैंक यू सो मच फॉर राइटिंग दिस। अब ये है कि न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया कैसे पाकिस्तान ने। बैंक, मुल्लाज एंड पॉपीज, ये 3 एक्टर्स हैं डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में, एसोसिएटेड लोग हैं, गवर्नमेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स, सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस के चीफ्स, ये सब इंटरलिंक्ड हैं। तो मैं चाहूँगा कि बैंक से शुरू करते हैं, कि क्योंकि पैसा सबसे बड़ी चीज़ है। कोई भी इतनी बड़ी अगर इनिशिएटिव लेते हैं तो पहली जो मीटिंग है मुल्तान में, आप देखेंगे शायद जनवरी में हुई थी 1972।
बांग्लादेश बनने के 2-3 महीने के बाद, नहीं महीने भी नहीं, 3 हफ्ते के बाद। तो ये मुल्तान में मीटिंग होती है जहाँ पे सभी टॉप पाकिस्तान के न्यूक्लियर फिजिस्ट्स और इन सबको बुलाया जाता है। तो ये यहाँ से शुरू करके बताइए, और फिर उसके बाद बैंक पे आते हैं हम। बैंक कैसे बना, कैसे जिहाद को फाइनेंस करने वाला बैंक पाकिस्तान के न्यूक्लियर बॉम्ब को फाइनेंस करने वाला बैंक बन जाता है? देखिए ऐसा है कि जब ये पाकिस्तान का सरेंडर हुआ था ढाका में, मेरा ख्याल 16 दिसंबर था 1971, उसके बाद में जब भुट्टो प्रेसिडेंट बन गया था, प्रेसिडेंट, आई थिंक ही वाज प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, आई एम नॉट सर्टेन, ही वाज स्वॉन इन। तो उसने एक गुलाम इशक खान नाम का आदमी था जो कि एक इंडियन सिविल सर्विस का ऑफिसर था, मेरा ख्याल है 1940 काडर का था, 1940, और ही वॉज वेरी इंटीमेटली इन्वॉल्व विद द ब्रिटिश। और जो ब्रिटेन की न्यूक्लियर स्पाइंग चल रही थी फ्रॉम 1940 टू 1956 अगेंस्ट द सोवियत यूनियन, उसमें उसका काफ़ी रोल था। एंड आई थिंक ही वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व विद द फाइनेंसेस ऑफ द पाकिस्तान गवर्नमेंट, इफ़ आई कैन रिमेंबर। तो भुट्टो ने पहले तो उसको कोऑप्ट कर दिया अपनी टीम में, और उसने कहा कि भाई हमें तो एक एग्जिस्टेंशियल इशू है, हमने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना है। अब हम कैसे बनाएं, पैसा कहाँ से आएगा, पैसा तो हमारे पास है नहीं। तो गुलाम इशक खान ने कहा कि भाई एक बैंक बनवाओ और उस बैंक से इसको फ़ंड करवाओ, और आपके इतने दोस्त हैं मिडल ईस्ट में, तो जो मुस्लिम ब्रदरहुड है उनको कोऑप्ट करो इस प्रोग्राम में। तो पहले तो उसने कहा कि आप ऐसा करिए कि सब साइंटिस्ट को बुलाइए, न्यूक्लियर साइंटिस्ट को पूछिए कि हु हैज़ द कैपेबिलिटी और आइडियाज़ टू बिल्ड द बॉम्ब एंड कैन इट बी बिल्ट। तो उसने वो मुल्तान में वो मीटिंग रखी है एक शामियाना के नीचे, तो वो सारे बंदे वहाँ हाज़िर हो गए और उन्होंने ये डिबेट किया कि ये बॉम्ब बने कैसे। एक यूरेनियम का रूट होता है, एक प्लूटोनियम का रूट होता है। तो वो सारे जो थे वो कन्वेंशनल रूट जो था प्लूटोनियम का, उसके वो सारे प्रोटैगनिस्ट थे। तो उन्होंने कहा कि ये प्लूटोनियम का रूट है, ये है, वो है। तो भुट्टो गॉट एन इम्प्रेशन दैट लुक मे बी समथिंग कैन बी डन, बट पहले तो पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा। सो दैट सेम नाइट भुट्टो चला गया अपने वर्ल्ड विन टूर पे गुलाम इशक खान के साथ में ऑल ओवर द अरब वर्ल्ड। तो उसको 2 समर्थक मिले, एक कर्नल गद्दाफ़ी लिबिया के, और एक जो नया नया बना था ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उसमें जो आबू धाबी रियासत का वो शेख था। तो दे अग्रीड टू सपोर्ट भुट्टो इन दिस इंडेवर। अब उसके बाद में बात आई कि उन्होंने कहा कि हम आपको पैसा देंगे लेकिन हमें अश्योर्ड रिटर्न चाहिए। सो जो प्रॉब्लम ये आई कि जो बैंक का कैपिटल है वो तो बहुत ही कम होगा, बिकॉज दे वर नॉट विलिंग टू ट्रस्ट भुट्टो एंड से कि ये हमारा इक्विटी है, कि ये ले लीजिए $100 मिलियन इक्विटी है, तो $100 मिलियन की इक्विटी पे आप बैंक शुरू करिए। उन्होंने कहा हम आपको $5 लाख 6 लाख डॉलर देंगे, बाकी हम आपको डिपॉजिट देंगे। और डिपॉजिट, बिकॉज वी आर टेकिंग अ रिस्क गिविंग इट टू यू, you will have to give us a premium on the London interbank rate। तो आप हमको वो assured return दीजिए, डिपॉजिट ले लीजिए, और उसके बाद में हम ये नहीं बताएंगे कि ये डिपॉजिट है कि हमने इक्विटी डाली है, उसी डिपॉजिट को इक्विटी अज्यूम करके आप अपना ये गेम शुरू करिए। अब सवाल आया कि कौन आदमी इतना तिगड़मी है पाकिस्तान में जो कि ये पूरे इंटरनेशनल फाइनेंशियल डीलिंग्स को कर सकता है। तो एक आदमी था आगा हसन आबिदी, जो कि एक मुहाजिर था जो इंडिया से वहाँ पे पाकिस्तान गया था 47 में, यूपी का था, और उसने वहाँ पे हबीब बैंक में काम किया था। उसके बाद में उसने अपना एक बैंक फ्लोट किया, वो सहगल फैमिली है पाकिस्तान की, उनसे पैसा लेके, और फिर क्या हुआ कि उसके खिलाफ कार्रवाई चल रही थी। उसका बैंक था UBL, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड ऑफ पाकिस्तान। तो उसके खिलाफ कार्रवाई चल रही थी कि उसने एक सहगल फैमिली को ही बड़े लोन्स दिए थे, उनके NPS बढ़ गए थे, जैसे आजकल हमारे यहाँ बढ़ते हैं वैसे उस समय उनके यहाँ बढ़े हुए थे। तो उसको हाउस अरेस्ट में डाला गया था। लेकिन आबिदी में एक खासियत थी कि जब ये गुलाम इशक खान को याद था कि जब 1964-65 में ये वॉर के पहले, 65 के वॉर के पहले
उन्होंने कश्मीर में इन्फिल्ट्रेटर्स भेजे थे और जिहादी नेटवर्क्स उस वक़्त से सेटअप हो गए थे। तो वो उन जिहादी नेटवर्क्स को पैसा पहुंचाना आबिदी का काम था। तो आबिदी ने वो बड़ी वफादारी से वो हवाले करवाए थे जिसके फलस्वरूप वो जो जिहादी पाकिस्तान के और कश्मीर में गए थे उनको पैसा मिल रहा था। तो उस ऑपरेशन का एक ब्रेन चाइल्ड जो था वो एक आदमी था, उसका नाम था अयूब बख्श अवान, AB अवान। वो 1935 बैच का इंडियन IPS ऑफिसर था जो 47 में पाकिस्तान में रह गया था और वो फिर पाकिस्तान इंटेलिजेंस ब्यूरो का डायरेक्टर बन गया और उसने आबिदी को एम्प्लॉय किया था ये पैसा भिजवाने के लिए। और गुलाम इशक खान जो वो कश्मीर सेल था उसका एक वो मेंबर था, तो उसको पता था कि आबिदी में ये काबिलियत है। लेकिन अवान ने उसको कहा कि भाई जो आप आबिदी को इंटरनेशनल स्टेज पे लॉन्च करोगे तो ही नीड्स अ प्रोफाइल, उसको एक एडिक्वेट प्रोफाइल होनी चाहिए जिससे कि उसकी रिस्पेक्ट हो एंड पीपल कम टू हिम। बिकॉज हमने तो लोगों को बेवकूफ़ बना के पैसा लेना है और क्वेश्चनेबल मीन से पैसा रेज करना है ताकि हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम में जाए। अच्छा, फिर वो हमें ये सारी इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी स्मगल करनी है, उसके लिए हमें एक लॉजिस्टिक्स नेटवर्क चाहिए। तो एक गोकुल शिपिंग कंपनी थी, एक अब्बास गोकुल था वो, तो उन्होंने कहा गोकुल शिपिंग कंपनी को भी आप इसमें इन्वॉल्व कर दीजिए। तो फिर उनको, बिकॉज बैंकिंग इन 1970s वॉज स्टिल ए वाइट मैन्स प्रिजर्व, यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज़ के कंट्रोल में था, तो उन्होंने कहा एक वाइट मैन को भी रखना चाहिए। तो आबिदी ने मैनेज किया टू गेट एन अपॉइंटमेंट विद द टॉम क्लॉजन हु वाज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ बैंक ऑफ अमेरिका। और उसने क्लॉजन को बोला भैया तुमको डिपॉजिट चाहिए अरब वर्ल्ड के, क्योंकि पेट्रो डॉलर बूम हो रहा था उस समय। तो उसने कहा मैं आपको ये आबू धाबी के किंगडम की चाबी देता हूँ, सारा पैसा तुम्हारे पास आ जाएगा और तुम उससे पैसा कमाओ, लेकिन तुम मेरे बैंक में इन्वेस्ट करो। तो उसने कोई 2-3 लाख डॉलर इन्वेस्ट किए थे। तो बैंक ऑफ अमेरिका प्रोवाइडेड लेजिटिमेसी। बैंक एम इज इन्वेस्टेड इन BCCI, सो बैंक एम इज़ नॉट गोइंग टू गेट इन टू बेड विद अ क्वेश्चनेबल पार्टनर। और साथ में डिपॉजिट धड़ाधड़ आ रहे थे आबू धाबी से, तो उस आधार पे ये बैंक शुरू हुआ। हाँ, और इसके बाद इसका इन्वॉल्वमेंट इसमें कैसे आया बॉम्ब बनाने में? क्योंकि जो सारी मोस्टली जो फंडिंग आ रही थी वो तो अबू धाबी से आ रही थी, तो ये कनेक्शन इसमें इन्वॉल्वमेंट कैसे शुरू हुआ CIA का? और क्योंकि जब आप देखेंगे 75 से 77 में जब जॉर्ज H.W. बुश CIA के डायरेक्टर थे और उसके बाद उनका भी इन्वॉल्वमेंट इसमें आता है, बैंक ऑफ क्रेडिट एंड कॉमर्स बैंक इंटरनेशनल, BCCI जो उसका नाम रखा गया था, तो वो भी इन्वॉल्व थे और सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स भी इन्वॉल्व थे। वहाँ से उस बैंक से फिर ये शिपिंग शुरू होती है, उसके बाद मटेरियल्स आने शुरू होते हैं। कैलिफोर्निया से जाता है चाइना में शायद, या हांगकांग में, हांगकांग और मलेशिया, और वहाँ से फिर शिप होके आता है पाकिस्तान। तो ये पूरा नेटवर्क कैसे शुरू हुआ? देखिए ऐसा है कि दुनिया के इतिहास में 1979 जो है वो बड़ा एक सिग्निफिकेंट साल था। उस साल में क्या हुआ कि एक तो ये ईरान में वो रेवोल्यूशन हुआ, क्रांति हुई और वो मुल्लाज सत्ता में आ गए, शाह ख़त्म हो गया, उसका तख्ता पलट दिया गया, और साथ में रूस ने अफ़गानिस्तान में इन्वेजन कर लिया। अब उसके बाद में अमेरिकनों को ये भनक लग गई कि भाई अब ये रूस को हम उसकी वैसी दुर्दशा करेंगे जैसे उन्होंने हमारी वियतनाम में की थी, एंड वी हैव अ चांस टू डिस्ट्रॉय द सोवियत एम्पायर। तो अब हम एक गुरिल्ला मूवमेंट स्टार्ट करवाते हैं। तो तब ये जिहाद का आइडिया आ गया। अब जिहाद या गुरिल्ला मूवमेंट, यू नीड मनी। तो अब कौन सा बैंक है जो कि ये सारा काम करेगा? तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो हमारे पास ऑलरेडी बैंक है ही है, ये BCCI है, क्योंकि पाकिस्तान का बॉर्डर अफ़गानिस्तान के साथ है, सारे जिहादी जो हैं, गुरिल्लाज जो हैं, पाकिस्तान से वहाँ पे इन्फिल्ट्रेट करेंगे, तो यही रास्ता है। तो व्हाट बेटर देन टू गेट द BCCI बैंक इन्वॉल्व इन द बिजनेस ऑफ फंडिंग द जिहाद।
So the money that was coming from Saudi Arabia and America to fund the weapons purchases, ammunition, logistics, supplies, you have it, you name it, was तो ये coming सारा through, का सारा बीसीसीआई के थ्रू ही फंड हो रहा था? सारा BCCI के थ्रू रूट हुआ था. ओह, So CIA पैसा डाल रही थी. The CIA had accounts with BCCI. Saudis had accounts with BCCI. Everybody had accounts with BCCI, and the money was coming through the BCCI. तो मतलब पाकिस्तान इतना स्मार्ट था कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट में सबको इम्प्लीकेट कर दिया. उन्होंने गोरों का बेवकूफ़ बना दिया. They actually made a fool of the Americans and they used them. तो अब क्या हुआ कि जब ये सारा कुछ हो रहा था तो उस समय वर्ल्ड ऑयल मार्केट में उतराव चढ़ाव हो रहा था. बिकॉज क्या था कि डिमांड श्रिंक हो गई थी और प्राइसेस हाई हो गई थी और प्रोडक्शन कट्स हो गए थे. तो वो डिपॉजिट्स उतने आ नहीं रहे थे, पेट्रो डॉलर डिपॉजिट्स. देयर वाज अ बिग रश फ्रॉम 1973 टू 79. 79 में वो ड्राई अप हो गए. तो उस वक़्त उनका जो प्रोग्राम था, न्यूक्लियर प्रोग्राम, वो जो ये अब्दुल कादिर खान ने शुरू किया था, बिकॉज ही वाज द वन हु केम फ्रॉम हॉलैंड, और उसने कहा कि हम यूरेनियम के रूट के थ्रू जा सकते हैं क्योंकि ये बड़ा सस्ता होगा. और दूसरी बात यह है कि यूरेनियम की माइंस हैं पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में, एंड वील बी एबल टू यूज़ इट एंड इट विल बी मच चीपर. तो भुट्टो कन्विंस हो गया था. तो अब वो जो वहाँ से स्मगलिंग हो रही थी यूरोप से, ये सारी टेक्नोलॉजी की और इक्विपमेंट की, क्योंकि पाकिस्तान में कोई इंडस्ट्रियल बेस था नहीं, तो जो आपको हाई क्वालिटी स्टील्स चाहिए वो तो आप सिर्फ चुरा के ला सकते हो. तो वो गोकुल शिपिंग ने उसका वो सर्व द पर्पस ऑफ द लॉजिस्टिक्स कंपनी दैट वाज सोर्सिंग ऑल दिस मटेरियल. अब क्या हुआ कि आबिदी ने कहा कि वी हैव हिट अ रोड ब्लॉक, हम आगे पैसा कहाँ से लाएं? हाउ आर वी गोइंग टू गेट द मनी दैट अब्दुल कादिर खान वांट्स टू कंप्लीट द बॉम्ब? तो उसने कहा कि भाई ऐसा है कि ड्रग बिजनेस में जाते हैं क्योंकि इसमें पैसा बहुत है. और उन दिनों में ये कोलंबिया से ये सारे ड्रग्स जा रहे थे, हेरोइन, कोकेन, अमेरिका जा रहा था. तो उन्होंने कहा कि हम इस ड्रग ट्रेड में घुस जाते हैं. ये 80s की बात है, ये 79-80 की बात है, सोवियत इन्वेजन के बाद. हाँ. उस समय पाकिस्तान में एक जनरल था, उसका नाम था लेफ्टिनेंट जनरल फजल हक. ये पेशावर में जो आई थिंक 11th कोर था उसका वो कमांडर था, और वो ज़िया का हमराज था, और उसने भुट्टो को अरेस्ट किया था. और उसने ये स्टडी की थी कि वियतनाम वॉर का जो सारा किस्सा हुआ था उसमें अमेरिका की हार क्यों हुई, क्योंकि उनके जो जितने फौजी थे वो काफ़ी सारे एडिक्ट हो गए थे, हेरोइन के एडिक्ट हो गए थे, क्योंकि वो गोल्डन ट्रायंगल था बर्मा, लाओस, कंबोडिया में, वहाँ से वो हेरोइन उगती थी और ओपियम उगती थी, और उसके वो हेरोइन बना के वो उनको सोल्जर्स को सेल करते थे. और वो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जो होता है लड़ाई के दौरान, उसको कम करने के लिए, उसका प्रभाव कम करने के लिए वो सोल्जर्स वो हेरोइन ले रहे थे. तो वो सारे अमेरिकन सोल्जर्स एडिक्टेड हो गए थे. तो वो फजल हक ने कहा कि जो अमेरिकन सोल्जर्स एडिक्टेड हो गए थे 10 साल पहले वियतनाम में, तो व्हाट इज़ टू स्टॉप गेटिंग द सोवियत सोल्जर्स एडिक्टेड इन अफगानिस्तान. तो उसने कहा कि यार इस धंधे में चलते हैं. तो उसने आबिदी से बात की और आबिदी ने कहा कि ये बहुत बढ़िया है. और आबिदी वाज वेरी क्लोज टू जनरल ज़िया, और वो बॉम्ब प्रोग्राम फंड ही कर रहा था. तो उन्होंने कहा पैसा भी यहीं से आएगा. तो फजल हक ने फिर कोई 200 रिफाइनरीज इस्टेब्लिश की अफगान पाक बॉर्डर पे खुद. ही वॉज इन्वॉल्व डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन सेटिंग. पाकिस्तान स्टेट ने एस्टेब्लिश की? स्टेट ने नहीं, दीज आर नॉन स्टेट एक्टर्स. स्टेट एक्टर्स विदाउट पोर्टफोलियो. स्टेट एक्टर्स विदाउट पोर्टफोलियो. ही वॉज अ सर्विंग जनरल, बट ही हैड अ वास्ट फॉर्चून. ही लेफ्ट अ वास्ट फॉर्चून. बेचारे का कत्ल हो गया था, मेरा ख्याल है 1991 में हुआ था. तो दे सेट अप 200 odd refineries, and this is all documented, open source intelligence है. और उन रिफाइनरीज में से जो अफीम उग रहा था अफगानिस्तान में से, it used to come there to be refined and it was converted into what is called China white at that time. और वो हेरोइन हो गया, और वो हेरोइन फिर was being shipped out all over the world. फिर उन्होंने देखा कि भाई ये जो कोलंबिया में से जो सारा ड्रग्स जा रहा है, कोकेन जा रहा है, और ओपियम जा रहा है, हेरोइन जा रहा है अमेरिका में,
उसके फंडिंग में घुस जाते हैं, उनके पास बड़े डिपॉजिट्स हैं, उनको मनी लॉन्डर कर देते हैं और उनको हाई इंटरेस्ट रेट्स देते हैं। तो वो जो अवान साहब थे जिन्होंने कि आबिदी को चुना था पहले वो जिहादी नेटवर्क्स को फाइनेंस करने के लिए, उनका जो बेटा था अमजद अवान, ही हैड जॉइंड BCCI बैंक और उसको डिप्यूट किया गया था कि आप सेंट्रल अमेरिका में आप ये सारे डिपॉजिट्स टैप करिए, ये जितने ड्रग वाले हैं, कोलंबियन ड्रग लॉर्ड्स है, मेडलिन कार्टेल है, आपने वो नेटफ्लिक्स पे वो सीरीज देखी थी नार्कोस, उसका मेडलिन कार्टेल भी आता। पाब्लो एस्कोबार है और वो सारे जो बंदे थे वहाँ पे, एल गार्चार और सारे लोग थे। पाब्लो एस्कोबार का भी एक इंटरेस्टिंग कनेक्शन है पाकिस्तान के बॉम्ब बनाने में। बिल्कुल, उसका कंट्रीब्यूशन है, उसका पैसा आया था और उस पैसे को इस्तेमाल किया गया था और पैसा आता गया, उसको लॉन्डर करते गए। उन्होंने कई मतलब हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर लॉन्डर किया। और मैनुअल नोरिएगा जो था वो प्रेसिडेंट ऑफ पैनामा, दैट वाज अ हाफ वे पॉइंट। जैसे कि आप दिल्ली से जयपुर जाओगे तो पुराने ज़माने में वो बहरोर आता था ना जहाँ पे वो ढाबे थे, तो वैसे ही वो पैनामा एक किस्म का ढाबा था जहाँ पहले वो ओपीएम आता था, सॉरी कोकेन आता था और वहाँ पे फिर ट्रांसशिप होता था टू फ्लोरिडा एंड अदर प्लेसेस। सो मैनुअल नोरिएगा ही यूज्ड टू टेक प्रोटेक्शन मनी, ट्रांजिट फीस फॉर द फ्लो ऑफ कोकेन टू अमेरिका। और आपने ये टॉम क्रूज की फिल्म देखी होगी वो बैरी सील के बारे में रिसेंटली, एग्जैक्टली वो इसी के में कनेक्टेड था सारा कुछ। तो वो सारे डिपॉजिट्स भी जो थे वो सारे पाकिस्तानी न्यूक्लियर प्रोग्राम में आ गए। दे वर ऑल्सो बीइंग यूज्ड टू फंड दिस प्रोग्राम। नाउ इट वाज अ पॉन्जी स्कीम, मतलब टू पे द इंटरेस्ट रेट्स यू नीड टू गेट मोर डिपॉजिट्स एंड टू पे दोज इंटरेस्ट रेट्स यू नीड टू गेट इवन मोर डिपॉजिट्स। पर फिर ये जो पूरा एक पिरामिड बन गया, वो पिरामिड तब कलैप्स होने लगा जबकि जॉर्ज बुश जो था, जो सीनियर था, उसने ये सोचा कि भाई मैं अब अमेरिकन प्रेसिडेंसी के लिए रिपब्लिकन पार्टी की नॉमिनेशन लेता हूँ। और उसके 3 एम्बैरेसिंग कनेक्शंस थे। एक जनरल ज़िया उल हक के साथ था जो कि 1988 में बहुत बवाल बोल रहे थे कि भाई हमारे पास बॉम्ब है, ये है, वो है, और ही वाज कॉजिंग एम्बैरेसमेंट टू द अमेरिकन्स एंड टू जॉर्ज बुश। 87 में ही वो फेमस कुलदीप नैयर का इंटरव्यू आया था AQ खान से। हाँ, जब उसने बोला था कि बॉम्ब तो बन गया है। एग्जैक्टली आप बता दीजिए। वो एक्चुअली इंटरव्यू ये हुआ था कि उस समय हमारे यहाँ पे एक बड़ा काबिल जनरल था, जनरल सुंदर जी, और एक बड़ा ही एग्रेसिव डिफेंस मिनिस्टर था अरुण सिंह, और राजीव गांधी के वो अच्छे दोस्त थे अरुण सिंह, और रक्षा मंत्री था। तो उन दोनों ने एक कहा कि हम ये पाकिस्तान जो सारा बॉम्ब बना रहा है ना, इसको वन वे और दी अदर इसको ख़त्म करना है। तो उन्होंने एक ये ऑपरेशन क्रिएट किया, ब्रास टैक्स, और उसमें उन्होंने ऑलमोस्ट पाकिस्तान को ओवररन करने वाले थे। तो पाकिस्तानी को पता चल गया, और उसी समय चाइना के साथ भी हमारा चल रहा था। आई एम कमिंग टू दैट। उसी समय चाइना के साथ भी हुआ। तो उन दिनों में 1987 में टाइम मैगजीन का कवर आया था, इंडिया द लेटेस्ट डिफेंस पावर इन एशिया। तो सुंदर जी ने दिखा दिया कैपेबिलिटी कि भाई हम 2 फ्रंट वॉर लड़ सकते हैं उस समय 1987 में। इसमें आप देख लीजिए, दिस इज़ नाउ 36 years ago, चाइना एंड पाकिस्तान। तो जनरल जिया वांटेड टू सेंड अ मैसेज टू इंडिया कि खबरदार, तुम साले जो मेरी सरहद पार करोगे तो मैं तुम पे न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक दूंगा। अब वो मैसेज जाए कैसे कि कोई माने ही उस बात को, माने या ना माने। तो उसने कहा कि मुशाहिद हुसैन था उनका वो प्रेस सेक्रेटरी या जो भी था, जर्नलिस्ट था वो। तो उसने कहा कि भाई तुम ना वो कुलदीप नैयर साहब को बुलाओ, वो मोस्ट क्रेडिबल जर्नलिस्ट है, पंजाबी हैं, उनको ये AQ खान के साथ में इंटरव्यू दे दो, और ताकि वो खबर छापें कि पाकिस्तान के पास बॉम्ब है, ऑलमोस्ट है। तो कुलदीप नैयर बड़े चालाक थे, उन्होंने कहा भाई मुझे, मेरी बात कौन मानेगा, तुम पहले मुझे उसको रिकॉर्ड करने का मौका दो। तो जब वो, मैंने उनसे बात की थी, वो मेरे मतलब हमारे फैमिली टाइज़ हैं, तो उन्होंने कहा भाई मैंने उसको टीज़ किया AQ खान को। पहले तो उसने कुछ खास बोला नहीं, तो मैंने उससे कहा कि भाई मैं अभी डॉक्टर राजा रमन्ना जो इंडिया के एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन थे उस समय, उन्होंने कहा कि ये जो AQ खान है ना, ही इज़ अ फ्रॉड, ही डजंट हैव अ बॉम्ब।
उसने कहा व्हाट रबिश, आई हैव द बॉम्ब, आई हैव इट एंड आई विल शो यू। तो वो सारा रिकॉर्ड हो गया और उसने पूरी अपनी पूरी पोल खोल दी अपने आप। मतलब वो जज्बात की राह में आके उसने वो बात पूरी खोल दी। तो कुलदीप नैयर साहब ने फिर वो आर्टिकल छापा और लोगों को वो दे वर नॉट विलिंग टू बिलीव इट कि भाई ये ऐसे ऐसी इसने ये AQ खान ने ये बात कही है। तो वो मामला खुल गया। तो उसके बाद जनरल ज़िया ने कहा सोने पे सुहागा, इसको हम और प्रमोट करते हैं, इससे हम अपने आप को और स्ट्रांग बनाएंगे, क्योंकि जो जिहाद हो रहा है इससे हम फिर कश्मीर को भी लिबरेट करेंगे। इट गिव्स मेनी ओपनिंग्स। और वो सोवियत यूनियन उस वक्त तक कोलैप्स हो रहा था अपने इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस के कारण, एंड द सोवियट्स वर गोइंग टू विड्रॉ फ्रॉम अफगानिस्तान, दे वर प्लानिंग द विड्रॉल। और पैसा ही पैसा आ रहा था अमेरिकन से। हाँ, और वो नहीं, फिर वो पैसा ड्राई अप होने वाला था। जब सोवियत विड्रॉल हो रहा था, तो जब सोवियट्स चले जाएंगे अफगानिस्तान से तो वो जिहाद खत्म हो जाएगा, तो पैसा खत्म हो जाएगा। तो मनी हैज़ टू कम फ्रॉम ड्रग इंडस्ट्री। और उनकी सब प्लानिंग हो गई कि भाई अब तो ज़्यादातर फोकस हमारा सेंट्रल साउथ अमेरिका में होगा। लेकिन जब जॉर्ज बुश ये अमेरिकन रिपब्लिकन पार्टी की नॉमिनेशन के लिए अपनी कोशिश कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ये 3 जो कनेक्शंस हैं, एक जनरल ज़िया के साथ है, एक जो ये BCCI बैंक के साथ है, उसमें खुद अकाउंट था उनका। हाँ, खुद अकाउंट था उनका। और तीसरा जो ये मैनुअल नोरिएगा है, पनामा वाले। हाँ, ये तीनों को ख़त्म कर देना चाहिए। वी मस्ट हैव अ क्लीन स्लेट। और इसमें एक सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि 87 में उन्होंने लॉन्च किया अपना ये कैंपेन। 88 में 18 अगस्त को रिपब्लिकन कन्वेंशन होना था, जिसमें ऑफिशियल उनको रिपब्लिकन प्रेसिडेंशियल नॉमिनी बनना था। 17 अगस्त को बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होती है वो आप बता दीजिए कि जनरल जिया हक का जो हेलीकॉप्टर है वो क्रैश हो जाता है। उसका प्लेन क्रैश हो जाता है। एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, एक टैंक के डेमोन्स्ट्रेशन के लिए गए थे एक जगह, तो वहाँ से वापस जा रहे थे, तो उनके जहाज़ के अंदर में अमेरिकन एम्बेसडर भी था। लेकिन जनरल बेग जो था ना, वो भी मुहाजिर था। ही वॉज अ नॉन पंजाबी जनरल इन द पाकिस्तान आर्मी, वन ऑफ द फ्यू। उसको भनक लग गई थी कि कुछ ना कुछ होने वाला है, तो उसने बहाना बनाया कि मैं अपने प्लेन से जा रहा हूँ। तो उसने ही स्टेप्ड आउट, ये लोग गए और जैसे प्लेन टेक ऑफ किया, इट बर्स्ट इनटू फ्लेम्स और वो सारे बंदे मर गए। और ये जनरल 17 जुलाई को हुआ मेरा ख्याल है, और 18 जुलाई को प्रेसिडेंशियल शायद अगस्त नहीं, आई थिंक इट वाज जुलाई एनीवे। तो मतलब बात ये है कि जिस दिन होना था उससे एक दिन पहले वो किस्सा खत्म हो गया, और वो प्रेस से हट तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जनरल, मैं कुछ नहीं कहना चाहता जॉर्ज H.W. बुश ने जनरल जिया को उड़वा दिया? ये मैं नहीं कहना चाहता, क्योंकि ये इसमें ठोस सबूत किसी के पास नहीं है। लेकिन इतना सबूत ये है कि वो जनरल बेग जो था, उसने फिर अपना वो हवाई जहाज ही लैंडेड इन रावलपिंडी, और उसने कहा कि अब मैं बन रहा हूँ चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर। लेकिन उस समय ये जो गुलाम इशक खान था, वो फिर से सरफेस हुआ। ही वॉज अ वेरी पावरफुल फिगर इन द पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, और उसने एक उनका बड़ा फेमस कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर था उस समय, शरीफुद्दीन पीरजादा। उसने उसको बोला कि भाई तुम इसका पत्ता काटो बेग का और मुझे बनने दो प्रेसिडेंट। तो गुलाम इशक खान प्रेसिडेंट बन गया, बेग बन गया आर्मी चीफ, और कहानी फिर वहाँ से आगे जाती है। बट ये एक्चुअल किस्सा हुआ, और अमेरिका में फिर ये उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी बैंक को ख़त्म करने की, एंड बाय 1991 द बैंक वाज आल्सो फिनिश्ड। और रेड्स भी हुई थी फ्लोरिडा में काफ़ी सारी। US कस्टम्स वाज इन फैक्ट मॉनिटरिंग सम ऑफ दीज बैंकर्स, और उन्होंने ऑपरेशन सी चेस लॉन्च किया था, जिसके तहत उन्होंने इन सबको इकट्ठा कर लिया। लेकिन फिर भी दी अमेरिकन्स डिडंट वांट टू मच ट्रूथ टू कम आउट। उन्होंने कहा इसको कंटेन कर दो, इसको सिमटे रखो, कंट्रोल इट, कन्फाइन इट, एंड मेक श्योर दैट इट गोज अवे बिकॉज इट्स अ बैड ड्रीम। और तीसरी बात है, उन्होंने नोरिएगा को वहाँ पे पैनामा का इन्वेजन कर लिया, और नोरिएगा को उठा के जेल ले गए, और कहानी ख़त्म हो गई। और वो बुश की बैक स्टोरी जो है पूरी वाइट वॉश हो गई, और वो अपनी नॉमिनेशन जीत गया, प्रेसिडेंट बन गया। ये जो ड्रग का जो प्रॉब्लम है US में, इसका जो ओरिजिन है हेरोइन का, वो सारा का सारा
इस अफ़गानिस्तान पाकिस्तान वाले जो रीजन है, और ये पाकिस्तान आईएसआई फंडेड है, इसका एक आपने जो लिखा है स्टैटिस्टिक्स बताया जाए तो 1979 में बहुत 33% था जो इनका इन्वॉल्वमेंट था। अफ़गानिस्तान से जो जाता था हेरोइन वो 3% था पूरे कंपोजिशन का नॉर्थ अमेरिका मार्केट में, और 84-5 तक वो 30% हो गया। And it was all sponsored, funded, executed by ISI. Absolutely, because see, the thing is that Americans had a single-minded viewpoint that we have to destroy Soviet Union. ठीक है जी, अब उसमें जो collateral damage होगा तो वो देखी जाएगी। मेन चीज़ ये है कि पहले जो ये हेरोइन था ये essentially गोल्डन ट्रायंगल में उगाया जाता था, वो बर्मा, लाओस, कंबोडिया। आपने वो शान स्टेट का नाम सुना होगा। आजकल एक उस पे अमेजन प्राइम पे वो जैक रायन की लेटेस्ट सीरीज चल रही है, वो उसी शान स्टेट के बारे में ही है। और वो शान स्टेट का लिंक जो है मैक्सिकन ड्रग कार्टेल्स के साथ, और तो वो उस इट वाज लोकलाइज्ड इन दैट एरिया। अफगानिस्तान में थोड़ा बहुत होता था, बट द मेन थ्रस्ट हैपेंड व्हेन द Golden Triangle, because of its own contradictions, the poppy cultivation came down. तो उन्होंने यहाँ से increase कर दी because they saw market opportunity, how to make money, how to hit at the Americans, and also how to earn money to be able to pay for the bomb. उसके बाद में जब वो funding में गए तो अब इसमें तो it's very difficult to get authentic research on whether the Pakistanis used the logistic networks of the Colombian drug cartels to transship the heroin to the US. Because ये जो गोकुल शिपिंग था और ये जो बैंक था BCCI, they had branches and offices in all over South Central America. और इनका एक पोर्ट है कोलंबिया का, बुएनावेंटेरा, और बुएनावेंटेरा में इनके ब्रांचेस भी थे, इनके गोकुल शिपिंग के आउटलेट्स भी थे, और वो काफ़ी जो कंटेनर शिप्स में कोकेन जाता था वो वहाँ से जाता था। सो दे वर इंटरलिंक्ड विद द ड्रग कार्टेल्स। तो मतलब आप कह रहे हैं कि ये 85 में तो 30% था, वो मोस्टली हेरोइन कोकेन। अब दुनिया का जो हेरोइन है 90% पाकिस्तान, अफगानिस्तान, एफपैक से आता है। तो वो अभी भी आईएसआई का इन्वॉल्वमेंट है उसमें। ये पैसा, ये आप देख रहे हो IMF बेल आउट के लिए गए हैं पाकिस्तान। हाँ, तो जब उनके पास पैसा नहीं है तो ये सारा उनका न्यूक्लियर सिस्टम कैसे चल रहा है, कहाँ से पैसा आ रहा है? तो ये तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंडस्ट्री है। इनकी स्ट्रीट वैल्यू तो कम से कम जो एफपैक रीजन का जो ओपियम है, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू हेरोइन, एंड द स्ट्रीट वैल्यू आई थिंक last year in 2022 is in excess of $50 billion. तो उसका आप 1/3 ले लो, 15-16 बिलियन, तो वो तो इनके पास तो आएगा ही आएगा ISI के पास, और कहाँ जाएगा? अब क्रिस्टल मेथ भी बड़ा भारी धंधा बन गया है। तो when a country is taking a bailout and it is approaching the IMF for $4-5-6 billion, where does it get the money to fund its nuclear program? Where does it get the money to fund a delivery system? Where does it get the money to keep this delivery system? Now their nuclear strategy is 0 to 2,750 kilometers. That means that they even have developed micro nuclear weapons like landmines, which if you cross the border will detonate. और उसका कितना इम्पैक्ट होगा? लोकलाइज इम्पैक्ट होगा, रेडियो एक्टिविटी बढ़ेगी, मतलब 2-4-5 हज़ार जो सैनिकों का दस्ता है आपका, जो आप इन्वेजन फोर्स का, वो उड़ जाएगा। और 2,750 किलोमीटर्स इज़ द रीच टिल अंडमान आइलैंड्स। सो दे हैव गॉट टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स विच कैन बी डिप्लॉयड एट डिफरेंट लेवल्स एंड डिलीवरी सिस्टम्स एज वेल। तो ये जो सारा सोफिस्टिकेटेड नेटवर्क है, उनकी मदद तो चाइनीज़ ने की ही है, एंड द चाइनीज़ हैव इंटीग्रेटेड the Pakistani army into their own army. So they work as one force against India and or against any other western quad country जो कभी ऐसी लड़ाई हुई, तो वो सारे मतलब एक साइड पे होंगे और हम लोग एक साइड पे होंगे। But the fact is that where does the money come from? ये तो सारा ड्रग का पैसा है। यूएस को पता नहीं है क्या? पता है, तो what can they do?
they have a drug cartel today that has nuclear weapons. So when there is a drug cartel which is nuclear armed, which has nuclear delivery system, and then has got jihadis, sleeper agents all over the world who could detonate a dirty bomb anywhere in the world, तो आप उसको आप क्या करोगे? ये उनका फ्रैंकनस्टाइन का मॉन्स्टर है जो उन्होंने खुद बनाया। मैं इस पे चाहता हूँ कि आप थोड़ा प्रकाश डालें कि किस तरीके से CIA का इन्वॉल्वमेंट था। आपने एक ऑफिसर का नाम इसमें रखा है, रिचर्ड बार्लो, मेरे ख्याल से। रिचर्ड बार्लो, हाँ, वो तो विसल ब्लोअर था। हाँ, वो तो विसल ब्लोअर था, उसने ये सब एक्सपोज किया। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि CIA का एक सिंगल माइंडेड ऑब्जेक्टिव था कि सोवियत एम्पायर को कैसे ख़त्म किया जाए, और वो उस ऑब्जेक्टिव में जो पाकिस्तानी बॉम्ब बना रहे थे तो उन्हें बनने दो, जो ड्रग्स बनने उनको बनने दो, हम उसको बाद में देखेंगे। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि जो पाकिस्तानी साइकी है, अब पाकिस्तान में देखिए, देर आर बलूचीज़, देर आर सिंधीज़, देर आर पश्तून्स, देर आर पंजाबीज़ एंड देर आर मुहाजिर्स। लेकिन द मोस्ट डोमिनेंट ethnic group is the Punjabis, who dominate 50% of who constitute 50% of Pakistan and dominate that country. जो पंजाबी मुसलमान है, he is the most competitive species in the world. बहुत competitive है. I mean, I am a Punjabi. I also know that Punjabis are competitive, but the Punjabi Musalman is a ruthless person. He has ruthlessness which other Punjabis don't normally have because it's not part of our culture. और इंटेलिजेंस बहुत है, और उनकी एक इच्छा है कि वी शुड बी रिकग्नाइज्ड फॉर आवर वैल्यू, क्योंकि उनकी लॉजिक ये है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उन्होंने अपने फौजी दिए वहाँ पे जर्मनों को के अगेंस्ट फाइट करने के लिए, और उसके बाद में अंग्रेज़ों ने उनको इकरार किया था कि भाई हम ये जो ऑटोमान एम्पायर हैं उसको हम तबाह होने नहीं देंगे, हम उसको महफूज रखेंगे। लेकिन उसके बाद में अंग्रेज़ों ने ऑटोमन एम्पायर डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, वो जो खिलाफत मूवमेंट हुई थी इंडिया में, उसी के संदर्भ में थी। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फिर से फौजी गए। देयर वर 25 लाख इंडियन सोल्जर्स फाइटिंग इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑन द साइड ऑफ द एलाइज, और उसमें से 10 लाख कम से कम तो पंजाबी थे। उनको फिर पाकिस्तान जो मिलना था वो एडिक्वेट पाकिस्तान मिला नहीं, क्योंकि नदियाँ रह गई इंडिया के अंदर में और अकाल पड़ रहा था पाकिस्तान में। सो देन उनको तीसरा मौका उन्होंने फिर ये जिहाद में उन्होंने पूरी मदद की कि सोवियत साम्राज्य को नष्ट करने के, पर उसके बाद भी अमेरिकन छोड़ के चले गए। तो उन्होंने कहा साले इन गोरों को सिखाना है सबक, बस हफीम निकालते जाओ, देते जाओ, इनकी सोसाइटी को तबाह करो, क्योंकि जो ये हमें इज्जत नहीं देंगे तो हम इनके लिए क्यों वफादार रहें। It's a very important ideological phenomenon because the Pakistanis feel they are second to none. They feel they should be given a seat on the Security Council. They are the cleverest people in the world. पर तभी तो आपके साला IMF पे बेल आउट हो रहा है क्योंकि आप तो अपनी इकोनॉमी संभाल नहीं सकते। तो when a country is almost near bankrupt, how does it have such a sophisticated nuclear program? Delivery system, where is the funding coming from? Acha, the other interesting thing is that the biggest commercial business in Pakistan is the Fauji Foundation. अब वो Fauji Foundation makes everything from tampons to steel. सही बात है। तो उनका भी कम से कम $5-6 बिलियन का प्रोग्राम है। किसी को पता नहीं कि उनका टर्नओवर कितना है, मैं तो अजम्पशन लगा रहा हूँ कम से कम $5-6 बिलियन का तो होगा ही होगा, जो ये सारी लेजिटिमेट एक्टिविटीज से। तो the ISI is a part of the Pakistan Army, and the Pakistan Army has a country, and it is also a drug cartel, and they've got a nuclear deterrent. तो उनके पास उनको छुएगा कौन? ये तो साला पाब्लो एस्कोबार को पता होता है तो वो कोलंबिया में वो सत्ता पलट देता, जो ये पाकिस्तानी वहाँ जाके उसके एक्चुअली एडवाइजर बन जाते पॉलिटिकल। तो they would have overthrown the government of Colombia and made Colombia into a nuclear power also.
and under that protection they would have been manufacturing their drugs. ये वही तो कर रहे थे जब इनका पैसा खत्म होने लगा अमेरिकन से 87-88 के बाद, तो इन्होंने ये बेचना शुरू कर दिया, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन करना शुरू कर दिया। ये कहीं अफगानिस्तान को भी इन्वॉल्व, ईरान में भी थे, नॉर्थ कोरिया, लीबिया, ये भी, और उसमें सारा का सारा चाइना उनकी हेल्प कर रहा है। बिल्कुल हेल्प कर रहा था, बिल्कुल हेल्प कर रहा था। देखो ऐसा है कि एक चाइनीज़ जनरल था, उसका नाम था जनरल ज़ियोंग ग्युंगकाई। उसने कहा कि जो पाकिस्तान इज़ चाइनाज़ इज़राइल। अब चाइनीज़ का लॉजिक ये था कि अमेरिका ने ये इज़राइल, वाइट मैन ने, मतलब द वेस्टर्न अलायंस, ब्रिटेन और अमेरिका ने इज़राइल को क्रिएट किया ताकि ये सारा अरब वर्ल्ड जो है काबू में रहे। इज़राइल की पॉपुलेशन बहुत कम है, 8-10 मिलियन होगी, और उन्होंने सारे अरब वर्ल्ड को मात किया हुआ है। उसी तरह से चाइना की लो कॉस्ट पॉलिसी है कि ये जो आपका नॉर्थ कोरिया है, ये जापान और साउथ कोरिया को कंटेन करेगा। आज तो अमेरिका को भी चुनौती दे रहा है। और उसी तरह से पाकिस्तान जो है, इट्स अ लो कॉस्ट ऑप्शन फॉर चाइना टू कीप इंडिया एट बे, कि इंडिया इज़ बॉग डाउन विद पाकिस्तान। सारा फोकस तो पाकिस्तान पे आता है और चाइना वहाँ पे ज़मीन हड़पे जा रहा है, लद्दाख में और जगहों में। तो द चाइनीज़ एक्टिवली इनकरेज, मेरी किताब में आप पढ़ लीजिए, एक्टिवली इनकरेज द पाकिस्तानी न्यूक्लियर प्रोग्राम, और इन्होंने उनको बहुत मदद की। और इन्होंने फिर उनको कहा कि अब आप नॉर्थ कोरिया को ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दो। तो जो वो C-130 था, उसकी फ़ोटो मुझे मिल गई, एक सैटेलाइट फ़ोटो, एक अमेरिका से। मैं वहाँ गया था क्योंकि मैं फ़िल्म बना रहा था ये न्यूक्लियर ट्रेड पे। उसका नाम था न्यूक्लियर टैंगो, व्हाई अ हीरो फेल फ्रॉम ग्रेस। कि ये पाकिस्तान का बॉम्ब बनाने के बावजूद AQ खान को क्यों प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने अरेस्ट किया था, और उसको क्यों नौकरी से निकाल दिया था और उसको हाउस अरेस्ट में रखा गया था। तो उस दौरान मुझे ये फ़ोटोग्राफ मिली, और अमेरिकन मेरे को सोर्सेज ने मुझे दी, और उसमें एक पाकिस्तान एयरफोर्स का C-130 जो है वो प्योंगयांग एयरपोर्ट के टारमैक पे है। अब आप ये बताइए कि अब पाकिस्तान एयरफोर्स का C-130 वहाँ पे क्या कर रहा है। फिर पता चला कि अमेरिकन्स एंड इंडियंस वर मॉनिटरिंग द एयर ट्रैफिक ऑफ द पाकिस्तान एयरफोर्स फ्रॉम पाकिस्तान टू चाइना एंड बैक, और इनकी रेगुलर फ्लाइट्स चल रही थी। तो इनका बड़ा भारी मतलब कनेक्शन था नॉर्थ कोरिया के साथ में। और नॉर्थ कोरिया के एक डिप्लोमेट की बीवी, जो कि एक खुद जासूस थी, डिप्लोमेट भी जासूस था, उसका उसके पति ने उसका खून कर दिया इस्लामाबाद में, अपनी पत्नी का, क्योंकि वो पत्नी डिफेक्ट कर रही थी अपनी बेटी के साथ, और उसको ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने टैप किया था, और ब्रिटिश इंटेलिजेंस उसको वहाँ से इस्लामाबाद से लंदन ले जा रही थी। तो उसको पता चल गया उसके हस्बैंड को, और उसने उसका कत्ल करवा दिया। और उसकी लाश जो है एक पाकिस्तान एयरफोर्स के प्लेन में नॉर्थ कोरिया गई, और उसी प्लेन के अंदर में कुछ सेंट्रीफ्यूज जो हैं, जो कि यूरेनियम की इनरिचमेंट करते हैं, वो भी उसके साथ में भेजे गए थे। बाप रे। तो ये मतलब इनका जो था ना, इट वाज लाइक अ काउबॉय मूवी, फ्री एंटरप्राइज फिल्म चल रही है, अनरेगुलेटेड फ्री ट्रेड। हाँ जी, इतना माल आ रहा है, इतना जा रहा है, इतने नोट आ रहे हैं, बैंक है ये लॉन्डर कर रहा है। ज़बरदस्त एंटरप्राइज था। फिर वो अरेस्ट क्यों हुआ, आपने बोला? वो अरेस्ट इसलिए हुआ क्योंकि अमेरिकन्स को पता चला, उनके क्या हुआ कि एक आदमी अरबी लंदन में MI6 के दफ्तर में पहुंच गया। अच्छा। उसने कहा जी मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है, आप ज़रा सुन लो मेरी दास्तान को। उन्होंने कहा क्या है तेरी दास्तान? उसने कहा देखो ऐसा है कि वो गद्दाफ़ी साहब कह रहे हैं कि वो नहीं चाहते कि उनका वही हशर हो जो सद्दाम हुसैन का हुआ है। ये 2003 के बाद की बात है, 2002-3 की बात है। हाँ, मुशर्रफ जब प्रेसिडेंट था। हाँ, तो वो जो हशर हुआ है सद्दाम हुसैन का, वो नहीं चाहते कि उनका वो हशर हो, इसलिए वो अपनी पूरी जो है वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का जो पूरा प्लान है और जो उसकी सारा सेटअप है, वो आपके सामने हाजिर करना चाह रहे हैं। तो ब्रिटिश और अमेरिकन टीम लिबिया गई,
जब वो वहाँ गए, मैं कह रहा हूँ, मैं ऐसा कहना नहीं चाहता लेकिन उनकी फट गई कि वहाँ पे एक अंडरग्राउंड सॉर्ट ऑफ लेबोरेटरी के अंदर में ये सारे सेंट्रीफ्यूज लगे हुए थे। उन्होंने कहा ये कहाँ से मिले हैं आपको, जो कि यूरेनियम इनरिच कर रहे थे। उन्होंने कहा हमने तो अब्दुल कादिर खान से लिए हैं, और कम से कम 250 टन के वो डॉक्यूमेंट्स थे, फाइल्स थे, फलाना ढिमका। तो ये पूरा 500 टन का माल उन्होंने अमेरिकनों को दे दिया। और उस समय जब प्रेसिडेंट बुश ने फिर ये फैसला लिया कि अब देखो बहुत हो गया है, ये इन्होंने इनको सारा बॉम्ब दे दिया, ईरानियों को बॉम्ब दे दिया, और हम क्या पता नॉर्थ कोरियंस को दे दिया, और क्या पता और किसको दे दिया, हम कितने सारे बंदों से डील करेंगे, और सारे के सारे 2 नंबरी हैं। नॉर्थ कोरिया भी 2 नंबरी है, सब 2 नंबरी। तो ये क्या करेंगे? तो फिर वो मुशर्रफ, एंड दे नीडेड मुशर्रफ बिकॉज दे वर फाइटिंग उसामा बिन लादेन, सारा उनका सप्लाईज पाकिस्तान के थ्रू जा रही थी। तो उन्होंने कहा कि भाई एक डील करते हैं। डील ये फेस सेविंग फॉर मुशर्रफ, कि ये जो अब्दुल कादिर खान है ये कबूल कर लेगा कि ये सब उसकी गलती है और उसका ये प्राइवेट वेंचर था, और वो कहेगा कि मुझे वो आप सज़ा दे दो। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैंने अपनी फिल्म में एक अब्दुल कादिर खान का बयान दिखाया है। जब वो जाता है टीवी पे, ही अपीयर्स ऑन टीवी, पाकिस्तान टेलीविज़न, और वो उस वक़्त अपना टीवी पे कैमरा पे अपना गुनाह कबूल करता है। उसके 2 मिनट पहले वो एक प्रेस रिपोर्टर को कह रहा है कि एवरीथिंग इज़ फाइन, प्रेसिडेंट मुशर्रफ हैज़ टोल्ड मी टू टेक द ब्लेम, आई एम टेकिंग द ब्लेम। ऐसे उसने बोल दिया। उसे मेरे फिल्म में है। हाँ। जो आप कोई देखना चाहे तो वो अब फिल्म में फिर से रिलीज़ कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे कोई दिखाना नहीं चाहते ऐसी फिल्में, ये जो इंडियन चैनल्स हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि भाई ये पता नहीं बड़ी पॉलिटिकल बात है। लेकिन उसने टीवी पे कहा कि एवरीथिंग इज़ फाइन, ही सेड डोंट वरी, पाकिस्तान पैदाबाद। और वो वहाँ गया अपना बयान देने के लिए कि मैंने सब कुछ कबूल किया है, और उसके बाद आ गया कहता है एवरीथिंग इज़ फाइन, आई हैव डन, सब कुछ ठीक है। तो मतलब उसने बेवकूफ़ बनाया मुशर्रफ ने दुनिया का और बुश का, अमेरिकनों का, and he must have continued doing what he was doing, but ultimately they were forced to arrest him because without the arrest Americans were not satisfied, क्योंकि जो उन्होंने काफ़ी बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ईरान को बेची, काफ़ी बिलियन लिबियंस को बेची, और काफ़ी बिलियन वो नॉर्थ कोरियंस को बेची। मतलब धंधा बना लिया था बेचने का। बिल्कुल धंधा, और सब चोरी की टेक्नोलॉजी थी। बताओ, चोरी किया और फाइनेंस किया था अरबियों को बेवकूफ़ बना के, उनसे पैसा लेके। जब ये बैंक कोलैप्स हुआ BCCI, तो आबू धाबी का घाटा था कोई कम से कम $2-3 बिलियन का उस समय 1990s में। चपत खा गए वो। इसलिए आजकल कोई दे नहीं रहा, सुर बदले हुए हैं, कोई दे नहीं रहा। कटोरा लेके घूम रहे हैं, कोई नहीं दे रहा पैसा, क्योंकि सबको लूट लिया। हाँ, कोई छोड़ा नहीं इन्होंने अपने उसके चक्कर में। मुशर्रफ की आप अपने बात की, उनके साथ भी बहुत मतलब अच्छे कार्य जुड़े हुए हैं। तो जब उनके शुरुआत हुई तो ये जो पूरा फंडिंग, मतलब जो ये मुजाहिदीन तैयार हो गए थे, इनको अफ़गानिस्तान से कश्मीर में डाइवर्ट करना, वो एक बहुत बड़ा किस्सा है। और उनका जो भुट्टो के साथ, बेनज़ीर भुट्टो के साथ जो रिलेशनशिप शुरू हुआ वो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एक अंदर ही अंदर हामिद गुल और ये सब लोग प्लान बना रहे थे कि बेनज़ीर भुट्टो को असैसिनेट कर देंगे। ये 90s की बात है, जो आपने अपनी बुक में भी लिखा है। हाँ, 90s के, हाँ 90s की बात है। जब वो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थी, तब इन्होंने हामिद गुल जो ISI में थे, उन्होंने प्लान बनाया और कि पैसा दिया ओसामा बिन लादेन को पैसा दिया कि इसको मरवाओ। देखिए, मुशर्रफ जो था ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग पात्र है इस पूरी कहानी में, कि जब वो मेजर जनरल था, ही वाज डायरेक्टर, आई थिंक डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस, इफ़ माय मेमोरी इज़ करेक्ट, और वो बेनज़ीर प्राइम मिनिस्टर थी उस समय। तो उसने कहा, देखिए मैडम, हमें बड़ा चार्मिंग आदमी था, एंड ही हैड अ वे विद विमेन। तो उसने बेनज़ीर को चार्म कर दिया। उसने कहा, मैडम देखिए, ऐसा है कि वी नीड मनी टू फाइट द कश्मीर जिहाद,
एंड ही डिडंट वांट टू टेल हर कि भाई ये न्यूक्लियर प्रोग्राम है, क्योंकि बेनज़ीर वाज रिलक्टेंट टू गो दिस इंटायर इलीगल वे, क्योंकि उसको अमेरिकनों का डर था, अमेरिकनों ने उसको इंस्टॉल किया था एज उनके सपोर्ट से, तो वो प्राइम मिनिस्टर बनी थी। तो वो चाहते उन्होंने नहीं कहा थे। था कि हमारी ऑफिशियल पॉलिसी इज़ नॉन प्रोलिफरेशन। तो मैं कह रहा था कि मुशर्रफ ने उसका ये विचार था कि वी नीड टू कंसोलिडेट अफ़गानिस्तान अंडर वन सेंट्रल अथॉरिटी, जिसके तहत हमारी जो अफीम की प्रोडक्शन है और उसकी जो कन्वर्जन है इनटू हेरोइन वो महफूज रहे और वो स्मूथली सब कुछ प्रोग्राम पूरा चलता रहे। तो उन्होंने कहा कि अब इसके लिए क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा करते हैं कि इस्लाम को इस्तेमाल करते हैं और अंडर वन इस्लामिक लॉ बाय यूजिंग फोर्स वी विल कंसोलिडेट ऑल ऑफ अफगानिस्तान सिविल, ये जो सिविल वॉर चल रही थी तो उनके जितने वॉरिंग फैक्शंस हैं उनके ऊपर हम हावी हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ द पाकिस्तान आर्मी, बट वी नीड द कंसोलिडेशन। तो उसके लिए हमें एक पपेट चाहिए, एक सेंट्रल फिगर चाहिए, एक जिसे कहते हैं मुतबन्ना चाहिए, जिससे कि हम मैनिपुलेट कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। तो मुशर्रफ हैड इन माइंड मुल्ला उमर, जो कि एक सोवियत जहाद का वेटरन था और जिहाद के बाद में वो एक आईएसआई के फंडेड मस्जिद का प्रीचर था, एक मौलवी था, मुल्ला था, उनकी भाषा में मुल्ला बोलते हैं। तो इस्लामाइजेशन ऑफ अफगानिस्तान। So now this fellow Mullah Omar, he was working in a mosque under a salary paid by Haji Bashir Noorzai, जो कि उसका जिहाद में उसका कॉम्पैट्रियट था। और हाजी बशीर नूरज़ाई was a supplier of opium to the refineries of Lieutenant General Fazle Haq and the ISI. तो वो एक बन गया कट आउट बिटवीन द पाकिस्तान आर्मी, बिटवीन द ISI एंड अफ़गानिस्तान। तो उन्होंने कहा इसको प्रमोट करो, तो उन्होंने फिर उसको प्रमोट करना शुरू किया। एंड माइंड यू, मुल्ला उमर वॉज being paid a salary by Haji Bashir Noorzai, who was an ISI, what's it called, asset. And he was getting funding from the ISI, weapons from the ISI, and Haji Bashir Noorzai was in turn seeding them. Then there were two fellows, Maulana Fazlur Rahman and Maulana Samiul Haq. इनके करीबन 8-10 हज़ार मदरसे थे पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पे। ये JMI, MDI, JUI, लश्कर तैयबा सारे के सारे मिले हुए थे। दिस वाज द MDI was funded by Osama bin Laden. Yes, and it was funded by the ISI. जो लश्कर तैयबा बना। They were all interconnected, which ultimately manifested itself in the लश्कर तैयबा. So these madrasas were providing the soldiers for the jihad. Now the jihad in Afghanistan was yet, the second jihad in Afghanistan had to begin so that these Afghanistan could become an Islamic emirate. And then once Afghanistan and puppet was of ISI and puppet of ISI, it was a puppet of ISI and consolidated. फिर उसके बाद में क्या होगा कि the focus could shift towards Kashmir more effectively. So ये मुल्ला उमर को then they also wanted somebody from within the Pakistani establishment who could take ownership of the Taliban, because वो सारे जो तालिब थे वो पाकिस्तानी मदरसा से निकले थे। So ये वो मेजर जनरल नसीरुल्लाह बब्बर हैं, who was the interior minister of Pakistan, he became the cutout अच्छा for the ISI vis-a-vis the Taliban. So he says that he actually created the Taliban, and he used the logistics cell of the Pakistan army to ferry goods to Central Asia through Afghanistan, and the Taliban would provide safe passage to the trade. what goods
We don't know about goods because we were not hiding inside the tarpaulins of those trucks. हाँ, मतलब मेनली तो ड्रग ही होगा So ना। ये दो कटआउट थे, हाजी बशीर नूरजाई और ये जो आपका है जनरल नसीरुल्लाह बब्बर. But the brain behind the selection of Mullah Omar and the brain behind the routing of these cadres from the Samiul Haq and Fazlur Rahman madrasas through the MDI, JUI, LET was all Musharraf's brain. He was the man who had the vision to actually, and he was inspired by the zeal because see, he's a muhajir. हाँ, He मुहाजिर। was not a Punjabi guy. बिल्कुल। He was not from Pakistan. He came from Delhi. वो जो नहर वाली याद है उसने आया था डायलॉग वो दिया जो- था, नहर वाली हवेली, वहां से तो उसको इंतकाम लेना था. His family had been displaced. He had been uprooted from his soil. तो उसको इंतकाम चाहिए था. तो उसने अच्छा इंतकाम लिया. He was running with the hare and hunting with the hounds. अमेरिकन्स का बेवकूफ़ बना रहा था, साथ में तालिबान को पाला हुआ था, साथ में बिन लादेन को रखा हुआ था और साथ में उनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था. और जब कभी उसको कोई मतलब ही हैड टू प्रोवाइड सम कैंडिडेट टू द अमेरिकन्स टू सेंड टू ग्वांतानामो बे, जहाँ पे उनका प्रिजन है ये सब जिहादियों के लिए, तो वो दे देता था. यू वुड सैक्रिफाइस सम अरब, लेफ्ट राइट सेंटर, हाँ इसको दे दो, इसको अफगानी को दे दो, अरबी को दे दो, पाकिस्तानियों को कभी नहीं. और उसके बाद जब 2001 में जब 9/11 हुआ, उसके बाद जब अमेरिकन्स ने बॉम्बिंग शुरू की, तो कुंडूज में जब ये बहुत इंटेंस लड़ाई हो रही थी, तब मुशर्रफ जॉर्ज डब्ल्यू बुश को फ़ोन करते हैं और डिक चैनी से बात करते हैं और दोनों एग्री करते हैं कि एक सेफ पैसेज मिले ताकि जो ड्रग का काम है, जो हमारे पास ड्रग का वो अनस्पोकन था. अनस्पोकन था, हाँ, वो अनस्पोकन था. हाँ। लेकिन वो जो आईएसआई के लोग और जो सोल्जर्स वहाँ पे कंडूज में थे, हाँ। जिनके लिए अमेरिकन्स ने एक बॉम्बिंग एम्बार्गो लगाया और उनको एक नो फ्लाई जोन बना दिया 10-12 घंटों के लिए या एक दिन के लिए, कि भाई यू कैन फ्लाई योर प्लेन्स देयर एंड इवैक्यूएट दोज गाइज. उन्होंने साथ में वो ड्रग्स भी इवैक्यूएट किए क्योंकि इट्स ऑल मनी. और वो कंडूज के थ्रू इट वाज गोइंग इनटू दिस उज़्बेकिस्तान एंड देन इनटू और ये अदर ट्रेल्स. अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, सब जगह जा रहा था ये. और अमेरिकन्स को पता था कि हम बॉम्बिंग स्टॉप कर रहे हैं, लेकिन उनको साले इंतकाम लेना था उसामा बिन लादेन से. तो इतना कैसे टनल विजन हो सकता है? मतलब कि यार आपको पता है कि आपकी मार्केट में जाने वाला है वो सारा ड्रग. भैया आप अमेरिका में बैठे हो, आप पॉश गाड़ी चला रहे हो, आप वहाँ पे मार्टिनीज पी रहे हो, ठीक है ना, और आपको पता ही नहीं कि यहाँ पे साला हो क्या रहा है, और आपको लोग कह रहे हैं कि भैया आपका बेवकूफ़ बना रहे हैं, दे आर मेकिंग अ फूल ऑफ यू. बट नो, वी गॉट नो चॉइस, बिकॉज हाउ वुड दे, आइदर दे वुड हैव मेड पीस विद पुतिन एंड सेड ठीक है तुम साले हमारे साथ मिल जाओ, लेकिन उनको दे नीडेड पुतिन ऑल्सो एज अ पोटेंशियल एनिमी, बिकॉज उनके फिर वेपन सिस्टम्स और मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स कैसे काम करता. How would they justify going in for creating and inventing new weapons? So they needed potential enemy as Putin. So therefore, the Americans said that look, we have to prop up Musharraf because हमें इंतकाम लेना है. अभी तक किसी ने कॉन्टिनेंटल अमेरिका पे अटैक नहीं किया था. साला उसामा बिन लादेन was the only person. इसको तो हमने ख़त्म करना ही करना है, और उसके लिए चाहे हमको डेविल के साथ में खाना भी खाना पड़े, even if we have to sup with the devil, we will do it. And they knew then that Musharraf was the devil. और कितना पागल बनाया है CIA का और वेस्टर्न एस्टेब्लिशमेंट का. वो होमलैंड का एक सीजन है ना, आपने देखा होगा, जिसमें ISI का सबसे बड़ा रोल रहता है, मतलब जहाँ पे वो पाकिस्तान में बेस्ड है. सीजन 5 इसमें वो निम्रत कौर होती है वो. उसमें एग्जैक्टली मतलब सब कुछ कैप्चर किया है. It is so beautifully captured, so accurate. इसमें आपने 2004 में ये पुस्तक रोक दी. इसमें एक एपिसोड नहीं आया कि ओसामा बिन लादेन अफगानिस्तान से पाकिस्तान कब गया. नहीं, उसमें उसकी कहानी नहीं है ओसामा बिन लादेन की. देखिए इसमें सब प्लॉट्स इतने हैं, इसमें लेयर्स इतने हैं. मेरा फोकस तो यही था कि पाकिस्तान ने बॉम्ब कैसे हासिल किया, उसने उसको कैसे फाइनेंस किया, और
उसामा बिन लादेन इज़ ए सब प्लॉट इन दैट. अब फिर उसका स्कोप बड़ा बन जाएगा किताब का. फिर वो उसामा बिन लादेन आ गया, फिर कुछ और आ जाए, फिर वो किताब बिकम्स अनमैनेजेबल. अब मैंने इसको इसलिए एंड किया है 2004 में, क्योंकि इसके बाद में इसका सीक्वल लिखूंगा. अच्छा. उसकी मेरी रिसर्च अभी चल रही है. रिसर्च जो आप जिसके लिए मशहूर हैं, जो इस बुक में सब लोग देख सकते हैं. मैं चाहूँगा कि सब लोग पढ़ें इसको, ताकि जो पाकिस्तान को बैंकरप्ट बोलते हैं आज भी, उनको पता चले कि कैसे वो बैंकरप्ट हो ही नहीं सक रहा. इट इज़ नॉट अ बैंकरप्ट कंट्री, इट इज़ अ फ्यूडल कंट्री. हाँ. Where the feudal elite, which is the army and the ISI and the big landowners and the economic interests, they are very powerful. उनको आप निकाल लो ना पाकिस्तान कंट्री में से, तो वो एक मतलब वेरी हाई पर कैपिटा इनकम स्टेट बन जाएंगे, क्योंकि उनकी पर कैपिटा इनकम बहुत हाई है. मैं आपको एक मिसाल देता हूँ. जब मैं इंग्लैंड पढ़ने गया, तो हमारे पास तो उन दिनों में वो तो $8 के साथ में बंदा जाता था, और रिजर्व बैंक यूज्ड टू गिव यू एन अलाउंस फॉर एजुकेशन विच वाज वेरी वेरी लिमिटेड. वो सस्ता टाइम था. और रुपए जो था वो 16 रुपए का पाउंड था. तो मेरे जेब में पैसा ही नहीं होता था एट द एंड ऑफ द डे, बिकॉज थिंग्स वर एक्सपेंसिव. एंड पर जो पाकिस्तानी थे, हम तो साले बाइसिकल भी नहीं चला अफोर्ड कर सकते थे. वो तो मतलब पॉश गाड़ियाँ, पॉन्टियाक ट्रांसएम कार्स, और खुले खर्चे उनके, जो लोग वहाँ पढ़ रहे थे, स्टूडेंट्स. सो द एलीट ऑफ पाकिस्तान हैड एक्सेस टू वास्ट वेल्थ, मच मोर देन द एलीट ऑफ इंडिया. You can say on a scale at that time in the 70s, there was a difference of 1:10. यहाँ पे मतलब सोशलिस्ट सोसाइटी थी, quote unquote. So wealth and money was not looked at favorably. Society was very conservative and society's wants were very limited. लेकिन उनका जो स्केल था वो कुछ और था. तो that's why they could think big, and that's why they equated themselves with the people in Western Europe, North America. गोरों के साथ उन्होंने अपने आप को इक्वेट किया, क्योंकि वो they were rubbing shoulders with them. हमारे जो लोग थे, हमारी जो एलीट थी, उनकी उतनी मोबिलिटी नहीं थी. ट्रैवल वॉज रिस्ट्रिक्टेड, फॉरेन एक्सचेंज वॉज नॉट अवेलेबल, कंट्री वॉज सेल्फ रिलायंट. ये जो आत्मनिर्भरता थी वो तो तब से चली आ रही है. पॉलिसी ऑफ सेल्फ रिलायंस फ्रॉम द कांग्रेस पार्टीज 1956 आबादी रेजोल्यूशन. सो वी वर अ वेरी डिफरेंट सोसाइटी, एंड देयरफॉर वी नेवर हैड द एस्पिरेशंस टू बी अ ग्लोबल प्लेयर, which the Pakistanis had because of their accessibility and penetration into the West, educational systems, culturally, and through travel. तो हम लोग ने तो we have caught up after 1991, जब ये reforms हुए थे, तो फिर we have caught up, and हमारी जो फिर elite है, we've expressed our aspirations, nuclear power, and to be a responsible nuclear power. India is the most responsible nuclear power in the world. We have not proliferated at all. And we have been very conservative. हमारी तो मजबूरी थी. अब वो कहानी वो देखिए फिल्म रॉकेट बॉयज़ की, which tells you that we had a compulsion that we had to go nuclear, because without it we would have been defenseless. So we have actually been extremely conservative in our entire outlook over the last, जो होमी भाभा ने न्यूक्लियर प्रोग्राम हमारा एनविजेज किया था और इम्प्लीमेंट किया था, और अमेरिकन्स ने उनको ख़त्म कर दिया था 1967 में. तो उन्होंने जो प्लान किया था, जो वो जिंदा रहते, तो वी वुड हैव मे बी अ फ्यू इयर्स अर्लियर वी वुड हैव बिकम अ मच मोर स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियर पावर. बट स्टिल वी वर, बिकॉज ऑफ आवर साइंटिस्ट एंड बिकॉज ऑफ आवर पोलिटिकल लीडरशिप, we were able to maintain the tempo and momentum and pace of our nuclear program. और 1991 में भी जब पूरे बैंकरप्सी के हम पहुंच गए थे, तब भी हमने रिफॉर्म्स का सहारा लिया, रादर देन कि हमारे पास भी न्यूक्लियर वेपन्स थे, हम भी बेच सकते थे. और मैं आपको बताऊं कि 1990 में पाकिस्तान ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था. 98 में नहीं किया था. बिल्कुल. 1990 इन चाइना, फेयर वेदर फ्रेंड्स. तो चाइना में उन्होंने वो ब्लास्ट किया था. उसके बावजूद
we took the painful and the slow path of reform, and we built up our economy from 1991. It has taken a lot of effort to build it up, and we have built an industrial base. तो वो उन्होंने नहीं किया. तो ये these are the two significant differences. They wanted a shortcut. We preferred to go the slow way. वो जो tortoise और hare की रेस है ना, तो वो खरगोश आगे भाग रहा है, लेकिन ultimately he runs out of steam. अब they have again gone to the IMF for a bailout. खरगोश चल रहा है, अभी रुक गया है और कछुआ आगे बढ़ गया है, चलते जा रहा है. चलिए सर, बहुत बहुत बेहतरीन संवाद रहा ये, और मैं चाहता हूँ कि आप फिर से जल्दी आएँ और हम एक पार्टीशन पे, अभी 14-15 तारीख आने वाली है अगस्त, तो उस पर हम एक एपिसोड करते हैं. ज़रूर. आपकी जो बुक है डार्क सीक्रेट्स, मैं वो इतने पढ़ लेता हूँ, उसके बाद हम मिलते हैं और करते हैं दोबारा से. मेरी तो बड़ी अनकन्वेंशनल व्यू पॉइंट है. नहीं चलेगा, कोई नहीं. आई डाइवर्ट अवे फ्रॉम द एस्टैब्लिश्ड व्यू पॉइंट. हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी ज़रूरी है, बिकॉज दोज अल्टरनेटिव रियलिटीज़ विच एग्जिस्ट, विच हैव नॉट बीन मेन स्ट्रीम, उनका भी बात करना ज़रूरी है. सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. माय प्लेजर. और इतनी बढ़िया पुस्तक लिखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. चाहूँगा कि सब लोग पढ़ें, फिर से दिखा देता हूँ. थैंक यू. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच. थैंक यू आर्यन.